नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हमारी जो 10th की पॉलिटिकल की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 संघवाद, उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर वैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट और एमसीक्यूज़ सभी क्वेश्चन में से इसका एक जो क्वेश्चन है वो आता है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये भी। और संघवाद जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें संघ और वाद वो लिए जाते हैं, संघ प्लस वाद, संघवाद। और संघ में मुख्य रूप से एक ऐसी व्यवस्था पॉलिटिकल में अपनाई जाती है जिसके अंदर सेंटर और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर है वो कार्य वो करती है, यानी कि केंद्रीय शक्तिशाली न होते हुए राज्य सरकार है उनको भी कुछ प्रशासनिक और संवैधानिक अधिकार है वो दिए जाते हैं, जिसके माध्यम के द्वारा वो अपना डेवलपमेंट है वो अच्छे ढंग से कर पाएँ। इसका मुख्य रूप से जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो भारत के में जो व्यवस्था अपनाई गई है वो संघवाद व्यवस्था अपनाई गई है, जिस तरीके से केंद्र सरकार शक्तिशाली न होते हुए राज्य सरकारों को भी बराबर में जो शक्तियां प्रदान की गई है, जिसके माध्यम के द्वारा कुछ ऐसे नियम और संवैधानिक ढांचे अपनाए गए हैं जिसके माध्यम के द्वारा उनके दोनों के जो अधिकार है वो सीमित है वो कर दिए गए हैं, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के जो अधिकार है वो सीमित है वो कर दिए गए हैं। निरंकुश शक्तियां न तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सरकार के पास है, न ही राज्य सरकार के पास है। उदाहरण दे के आपको मैं बता सकता हूँ, जिस तरीके से हमारी वर्तमान समय के अंदर जो केंद्र सरकार है वो बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, हमारी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, मुख्य रूप से इसी तरीके से ही हमारे राज्य सरकार के अंदर जो पार्टी जिस पार्टी की हमारे पास जिस पार्टी की जो राज्य सरकार के अंदर सरकार है वो बीजेपी की है वो भी, और वो उसके अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री है वो मनोहर लाल खट्टर है। तो इसके अंदर कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जिसके माध्यम के द्वारा न तो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री है वो शक्तिशाली है, और न ही कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं पूरी तरह से जिसमें जो राज्य सरकार है, जिसमें जो मनोहर लाल खट्टर है वो शक्तिशाली हो जाए। तो दोनों को पारस्परिक आपस में मिलकर कार्य करते हुए एक संगठनात्मक स्वरूप का जो ढांचा है वो प्रदान है वो किया गया है। तो इस तरीके से ऐसी शासन प्रणाली अपनाई जाती है जिसके अंदर एक पार्टनरशिप में दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार साझा मिलकर कार्य वो करती हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का उधरवधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम स्वरूप प्रदान किया, जिसके माध्यम के द्वारा विभिन्न स्तरों के ऊपर जो प्रशासनिक ढांचा है वो बांटा गया है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर गौर करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इसमें एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है, यानी कि कितने भी जो प्रशासनिक स्वरूप है वो पाए जाते हैं, दोनों साथ मिलकर कार्य प्रणाली को अपनाते हैं। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश है वो की गई है। किस तरीके से भारत के अंदर संघवाद व्यवस्था अपनाई गई है और किन किन स्वरूपों का उसका अध्ययन है वो किया गया है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करने के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और रणनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा वो करेंगे। तो संवैधानिक ढांचे के स्वरूप पर चर्चा करते हुए किस तरीके से जो पॉलिसी और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपनाया जाता है और किस तरीके से उसका विश्लेषण है वो किया जाता है। और इसी के अंतर्गत जब हम स्थानीय स्तर की बात करते हैं जिसके अंदर ग्राम पंचायतों भी कुछ अधिकार दिए गए, वो स्थानीय स्तर कहते हैं, जिसका तीसरा लेवल आ जाता है, उस पर भी कुछ चर्चा इस अध्याय के माध्यम से हम करेंगे। किस तरीके से जो पंचायत और ग्राम समूह अपना जो डेवलपमेंट है वो कर पाते हैं, यानी कि मुख्य रूप से त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है वो अपनाई जाती है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और प्रांतीय स्तर पर
जो स्थानीय शासन है वो कार्यप्रणाली को अपनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि संघवाद क्या है, ये क्या चीज़ है, ये डेफिनेशन और इसकी जो व्याख्या करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। आइए एक बार हम पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका में अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए थे उसमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकतर प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए थे। जिस तरीके से हम बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में हमने देखा था, बेल्जियम के सरकार के द्वारा एक अमेंडमेंट करने के बाद उन्होंने कुछ अधिकार है वो राज्य सरकार को दे दिए गए थे, और केंद्रीय सरकार की शक्ति को कमज़ोर कर दिया गया था, या केंद्रीय शक्ति को उसमें शक्तियों में कमी है वो ला दी गई थी, और कुछ अधिकार है वो केंद्र सरकार के साथ साथ प्रांतीय और राज्य सरकार को दे दिए गए थे। बेल्जियम में उसने सबसे पहले प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, यानी कि कुछ ऐसे रणनीति बनाई गई थी जिसके माध्यम के द्वारा उसकी जो रणनीति वो राज्य सरकार के द्वारा प्रांतीय स्तर पर भी अपनाई गई थी। पर ये अधिकार उसको केंद्र द्वारा दिए गए थे और उन्हें केंद्रीय सरकार पास भी ले सकती थी, यानी कि जो ये अधिकार दे दिए गए थे उनको केंद्र के अलावा प्रांत को भी दिए गए, तो प्रांतीय स्तर से वो वापस भी ले सकती है। अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार चाहे तो प्रांतीय सरकार को दिए गए अधिकार है वो वापस भी ले सकती है, पर मुख्यतः ऐसा नहीं होता, वो संघवाद व्यवस्था वो नहीं अपनाई जाती। यानी कि संघवाद व्यवस्था के अंदर जो राज्य और केंद्रीय सरकार है वो मिलकर पार्टनरशिप के अंदर साझेदारी स्वरूप के अंदर जो कार्यप्रणाली को वो अपनाते हैं। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार है वो दे दिए। तो भारत के अंदर एक संशोधन हुआ था 1993 के अंदर, जिसके माध्यम के द्वारा कुछ अधिकार है वो संवैधानिक अधिकारों के माध्यम के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा प्रांतीय सरकार को दे दिए गए थे। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकार अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही थी, यानी कि कुछ अधिकार देने के बाद कुछ ऐसे कार्य थे वो प्रांतीय सरकार भी अपने आप कर सकती थी। इसी प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली थी, यानी कि कुछ इस प्रणाली अपनाने की वजह से एकात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है बच्चे जहां अपनी शक्ति का प्रयोग करने वाली जो सरकार है वो केंद्र सरकार ही हो, और संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य वो करती है। तो इसी तरीके से बेल्जियम ने संघात्मक शासन है वो अपना लिया था। श्रीलंका में व्यवहारिक स्वरूप ने अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसमें केंद्र सरकार के पास सारे अधिकार है वो शामिल थे। तो इसी के अंतर्गत जो श्रीलंका के अंदर जो कुछ अधिकार थे वो केंद्र सरकार के पास थे, जिसके अंदर जो राज्य सरकारों को कुछ अधिकार है वो नहीं दिए गए थे, यानी कि श्रीलंका के अंदर सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास थे। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में प्रांतीय संघीय व्यवस्था कायम हो। जो तमिल लोग थे वो इस तरीके से चाहते थे कि देश के अंदर इस तरीके से व्यवस्था की जाए जिसके अंदर राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कार्य वो कर पाए। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है, यानी कि संघीय व्यवस्था के अंदर जो सारी की सारी शक्तियाँ वो केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के अंदर बांट दी जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इनमें से एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके अंदर जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, यानी कि संघीय व्यवस्था के अंदर जब बात की जाती है कि केंद्रीय सरकार पूरी देश के लिए शासन व्यवस्था अपनाने के लिए जो नियम और कानून का जो पालन है वो करती है और सभी के लिए संगठनात्मक रूप से उसका विश्लेषण है वो करती है, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय होते हैं वो केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है और उसके अंतर्गत उसकी जो सुरक्षा प्रदान है वो की जाती है। फिर भी राज्य तथा प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती है, यानी कि राज्य सरकारें वो होती है जो प्रांत के ऊपर निर्भर करती है और प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो दैनिक जो उसके कार्य प्रणाली है वो उन्हीं के अंतर्गत अपनाई जाती है प्रांतीय सरकारों के द्वारा। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कायम करती है, यानी कि एक लिमिट बना ली जाती है जिसके अंदर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों आपस में मिलकर कार्य करती है और दोनों के द्वारा जो इकाइयां निर्धारित की जाती है वो अतिक्रमण करने की कोशिश है वो नहीं करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। तो शासन व्यवस्था के इस संघात्मक स्वरूप के अंतर्गत एकात्मक शासन व्यवस्था इसके उल्ट है वो मानी जा सकती है, जिसमें सारी शक्तियां केंद्र सरकार के अंदर शामिल होती है। प्रांतीय सरकारों को कोई भी अधिकार प्रदान है वो नहीं किए जाते हैं।
एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर कार्य वो करती है, यानी कि इसके अंदर एक पार्टी सिस्टम ही या संघात्मक स्वरूप पाया जाता है जिसके अंतर्गत सारी इकाइयाँ उसी के अधीन होकर कार्य वो करती है, यानी कि कोई अधिकार उनको नहीं दिए जाते। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। तो केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रांतीय और राज्य सरकारों को आदेश है वो दिया जाता है और उसका पालन करना एकात्मक सरकार के अंतर्गत प्रांतीय और राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार का पालन करना अनिवार्य होता है। पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और उसी के अंतर्गत वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेही नहीं दे सकती, यानी कि कुछ ना कुछ इस प्रणाली अपनाई जाती है संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत, जिसके माध्यम के द्वारा जो प्रशासनिक और उसकी वित्तीय शक्ति हैं वो राज्य सरकार को दे दी जाती है, जिसके माध्यम के द्वारा वो केंद्र सरकार की हर शक्ति का पालन करने के लिए जो उसको निर्धारित शक्तियाँ दी जाती है उसका पालन करने के लिए वो अग्रसर या एक्टिव रहती हैं। ये दोनों तरह की सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेही होती है। तो इस तरीके से दोनों केंद्रीय और राज्य सरकारें संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत दोनों जवाबदेही व्यवस्था मानी जाती है। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत जो संघीय व्यवस्था के अंदर कौन सी जो विशेषताएं वो उभर कर सामने आती है उसका उल्लेख है वो दिया गया है। जहाँ सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती है, तो संघीय सरकार के अंतर्गत जो सरकार की जो प्रणाली होती है वो दो स्तर की बनाई जाती है, जहाँ केंद्रीय और राज्य सरकार मिलकर कार्य वो करते हैं, यानी कि इसकी पहली मुख्य विशेषता है। दूसरी, अलग अलग स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक को प्रशासन करती है, पर कानून बनाने तक कर वसूलने तक प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी कि सरकारें तो एक ही प्रणाली से कार्य समूह बना रही है नागरिकों के शासन करने के लिए, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश पर शासन किया जाता है। उसी तरीके से जैसे हम प्रांत में रहने वाले समुदाय के लोग, हरियाणा के लोग, हमारे ऊपर जो प्रांतीय सरकार है, राज्य सरकार है, वो हमारे ऊपर जो शासन है वो करती है मुख्य तौर रूप से। लेकिन कर वसूली और प्रशासन का उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो बांट दिया जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ क्रिया विधि निर्धारित की जाती है, जिसके माध्यम के द्वारा उसका लेन देन निर्धारित है वो कर दिया जाता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार का हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार को गारंटी और सुरक्षा प्रदान है वो करती हैं। तो विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार जो क्षेत्र है वो संविधान के अंतर्गत प्रमुख रूप से वर्णन है उनका कर दिया जाता है, जिसके माध्यम के द्वारा उनका अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी वो सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा उनको दिया जाता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी भी स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो मुख्य रूप से एक व्यक्ति के प्रमुख रूप से जीवन जीने के लिए आवश्यक है वो माने गए हैं। तो वो जैसे हमारे जीवन जीने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है, घर बनाने का अधिकार है, रोजगार पाने का अधिकार है, किसी स्थान पर घूमने का अधिकार है। तो ये हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं और मुख्य रूप से हमारे मौलिक अधिकार है वो 6 हैं। तो उन मुख्य मौलिक अधिकारों को बदलने के लिए ना तो प्रांतीय सरकार, ना राज्य सरकार, ना केंद्रीय सरकार बदल सकती है। सारी की दो राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों मिलकर ही आपस में इन अधिकारों को बदल और उसमें चेंजेस या बदलाव है वो कर सकते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न तरह की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है दिया गया। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय की भूमिका वो निभाता है। यानी कि अगर दोनों के बीच में अगर किसी भी तरीके से विवाद हो जाए, उस विवाद को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है कि यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जब आपस में विभेद की स्थिति है वो हो जाए। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के लिए अलग स्रोत निर्धारित वो किए गए हैं। जो रेवेन्यू का रिसोर्स है वो अलग अलग स्तरों के ऊपर सरकारों के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया और उसी के माध्यम के द्वारा जो रिसोर्स है वो उनका रेवेन्यू इकट्ठा वो किया जाता। तो इसी तरीके से उनके बीच में क्लैश की स्थिति, किसी भी तरीके से उनके बीच में क्लैश होने की स्थिति है वो नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे आगे बढ़ाना और उसके साथ क्षेत्रीय विविधता को पूरा सम्मान करना। यदि इस तरीके संघीय व्यवस्था के अंदर दोहरे उद्देश्य हैं, यानी कि देश की प्रभुत्व शक्ति को बनाए रखने के लिए, सुरक्षा प्रदान कर लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और पूर्ण विकास करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार का जो दायित्व है
वो पूर्ण रूप से प्रदान है वो किया गया। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए और उनका एक दूसरे के भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। यानी कि दो मुख्य रूप से इसमें नियम है वो माने जा सकते हैं, जिसके अंदर सत्ता का बंटवारा यानी कि जो पावर है उनके बीच में डिवाइड होती है, और दूसरा उनके बीच में आपस में भरोसा कायम करना, जिसके माध्यम के द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र को मानना, जो अधिकार क्षेत्र को मानना जरूरी हो जाता है, किस तरीके से वो अपने अधिकार क्षेत्र का अधिग्रहण है वो नहीं करेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और सहमति पर साथ रहने की सहमति, यानी कि आपस में उनमें भरोसा और साथ रहने की जो सहमति है वो प्रमुख रूप से संघीय व्यवस्था के अंतर्गत मानी जा सकती है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर प्रांतीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। तो ये जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो बंटवारा होता है हर किसी स्तर के लेवल के ऊपर सत्ता का, वो कुछ अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर अलग माने जा सकते हैं, जहाँ कुछ राज्यों को अलग अधिकार दिए गए, कुछ राज्यों को अलग अधिकार दिए गए। जिस तरीके से असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम की तुलना में जो अन्य राज्य हैं उनको कुछ इन राज्यों की तुलना में जो ये राज्य इनको अलग अधिकार है, वो विशेष राज्य का दर्जा है वो दिया गया है। यह इस बात पर चीज़ निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। भारतीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित है वो होती है। तो जिस तरीके से ये प्रणाली अपनाई जाती है, जिसके माध्यम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, वो अलग अलग शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्य वो करती है, जिसमें गठन करने का तरीका मुख्य रूप से दो तरह से निर्धारित है वो किया जाता है। पहला तरीका है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठन करने का कार्य, यानी कि किसी न किसी राज्य प्रणाली के अंतर्गत जो राष्ट्रों को साथ लाकर वो एक बड़ी इकाई गठित करने का कार्य वो मुख्य रूप से किया जाता है। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता का साथ करते हैं, अपनी अपनी अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी अलग सुरक्षा और खुशहाली बनाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। किस तरीके से उनमें भरोसा और कायम किया जा सकता है, किस तरीके से जो संवाद की स्थिति, खुशहाली और जीवन की स्थिति और आगे बढ़ने का जो तरीका है वो अख्तियार किया जा सकता है, सभी के सभी जो समावेश है वो साथ निर्धारित है वो किए जाते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं। यानी कि जो साथ आने के उदाहरण की अगर बात करते हैं वो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का लिया जा सकता है। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यानी कि इस तरीके से जो कामकाज करने का तरीका है वो मुख्य रूप से ज़्यादा निर्भर रहता है, जिसके माध्यम के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य प्रणाली को बेहतर तरीके से अपना सकती है। जो डेवलपमेंट करने का जो तरीका है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिसके द्वारा राज्य सरकार सीमित सरकारों का अधिकारों का प्रयोग न करते हुए अत्यधिक मात्रा में सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर न रहते हुए सर्वोच्च अपना जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो ये काफ़ी विकसित देश माने जा सकते हैं, जहाँ केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को अलग जो शक्तियाँ प्रदान की गई है, जिसके माध्यम के द्वारा वो अपना डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से कर सकती हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को बनाए रखते हुए राज्यों का संगठन करना और फिर राज्यों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा कर देना। यानी कि देश के रहने वाले जितने भी पृष्ठभूमि के लोग हैं, विविधता के लोग हैं, अलग अलग धर्मों, समुदाय, कल्चर के रहने वाले लोग हैं, उनको सभी को इस तरीके से समावेश करना जिसके माध्यम के द्वारा राज्य और केंद्र सरकारें दोनों मिलकर आपस में कार्य प्रणाली को अपना सकें। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके मुख्य उदाहरण हैं। यानी कि भारत, बेल्जियम और स्पेन विभिन्न विविधताओं का देश है वो माना जा सकता है, जिसमें एक समुदाय के लोग न रहते हुए अलग अलग समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं, जिसके द्वारा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य प्रणाली को अपनाती है। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्थाओं में राज्यों के बरकस केंद्र ज़्यादा ताकतवर हुआ करती थी। अक्सर इन व्यवस्थाओं में विभिन्न राज्यों को असमान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी न किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। तो इस विशेष प्रणाली के अंतर्गत जो राज्य सरकार है मुख्य रूप से केंद्र शक्तिशाली, राज्य सरकार की तुलना में केंद्र है वो थोड़ी सी अधिक शक्तिशाली माने जा सकते हैं, जिसके माध्यम के द्वारा, क्योंकि विविधता होने की वजह से वहाँ टकराव रहने की स्थिति है वो प्रमुख रह सकते हैं। इसके माध्यम के द्वारा वहाँ अलग जो रणनीति है वो अपनाई जाती है, जिसके माध्यम के द्वारा अलग अलग विशेष अधिकार है राज्यों को दिए जाते हैं। यानी कि कुछ राज्यों को कुछ विशेष अधिकार देने की वजह से ही
जो विश्व शांति या शांति व्यवस्था है वो कायम रखी जा सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके माध्यम के द्वारा हमने संघवाद चैप्टर को समझा और उसकी डेफिनेशन और किस तरीके से उसकी जो विशेषताएं हैं वो निर्धारित है, वो की जा सकती है। तो साथ इसकी मुख्य जो विशेषताएं हैं वो प्रमुख थी। तो इस चैप्टर को बच्चों आपने अच्छे से रीड करना है, अच्छे से इसकी वीडियो देखकर आपको नोट्स बनाने हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो माना जा सकता है। तो आज का वीडियो बस लेक्चर इतना ही। जो मेरे वीडियो को पहली बार मेरे वीडियो चैनल के थ्रू स्टडी विद दीप को पहली बार देख लें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।